सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है काफ़ी सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। एक तो प्लेन्स देखने वाले हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, पोर्ट्स, बहुत कुछ मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर वॉइस प्रॉपर आई हो तो बताइए, एक बार कंफर्म करिए। गुड मॉर्निंग गौरव, अंकिता, लावण्या त्रिपाठी, श्रद्धा साहू। चलो गुड मॉर्निंग सभी को। आपकी बैच लेना कैसे लें? अभी परमार अकेडमी एप्लीकेशन है एक, वहीं से। हाँ, गुड मॉर्निंग। चले तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो तुम लोगों ने हिमालय तो पढ़ा होगा, है ना? हिमालय, बड़े 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 हिमालय। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं, जिनको हिंदी में हिमनद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमनद। बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं यहाँ पे, छिपे हुए बैठे होते हैं। जब मेल्ट होते हैं तो यहाँ से रिवर्स निकलती हैं, जैसे इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब ग्लेशियर्स से इनका रीजन होता है। हमारा अगला से अगला लेक्चर रिवर्स ही रहेगा, ठीक है? रिवर सिस्टम। एक सेकंड। ठीक है, तो हमारा अगला से अगला जो लेक्चर रहेगा वो रिवर सिस्टम पे रहेगा। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं यहाँ से रिवर्स निकलती हैं। जब रिवर्स निकलती हैं तो हमने देखा था रिवर यहाँ पे अपनी किस स्टेज में होती हैं, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। रिवर यहाँ पे कौन से? अच्छा, एक क्वेश्चन यार मैंने तुम्हारे लिए निकाला था, ठीक है? अब वो क्वेश्चन जो है मैं लगाना भूल गया, तो मैं लगा लूँ क्या? जल्दी से बताओ। मैं लगाता हूँ जल्दी से क्वेश्चन, उसके लिए मुझे स्क्रीन ब्लैक करना पड़ेगा ताकि तुम कुछ और ना देख लो। हम लोगों ने, ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो किस शेप में है। पहले तो ये क्वेश्चन करा जल्दी से। ऑन विच प्लेटो, दी ट्रॉपिकल प्लेटो पढ़ा था ना हम लोगों ने, ठीक है? तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो किस शेप में है। पहले तो ये बताओ क्या शेप है उसकी। चलो, तो यहाँ पे जल्दी से ये बताओ कि जो हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेटो है, प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। और नेचुरल बाउंड्री थी नर्मदा रिवर। तो एक तो सदर्न पार्ट था हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में, डेक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार, और ऊपर थे सेंट्रल हाईलैंड्स यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि, जहाँ पे हमने देखा था मारवाड़ प्लेटो, मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो देखा था ना। तो पूछ रहा है ये दोनों मिलती कहाँ पे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारा एक लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि इंडिया के एकदम बीचों बीच से पास होता है। कमेंट में आपको बताना है कि ये कितने स्टेट से पास होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, देशांतर है। हम्म, नहीं बुंदेलखंड नहीं, ना बुंदेलखंड नहीं होगा, बघेलखंड सही है। देखो, छोटा नागपुर काफ़ी ईस्टर्न साइड में आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो नहीं पढ़ा था कि प्लेटो मीट करता है। हमने ये पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट, तो ये दोनों मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। मैंने बताया था वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट और बैकुंठपुर डिवीजन पड़ता है छत्तीसगढ़ का। और हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, नहीं मैंने बताया था आपको कि जो मध्य प्रदेश से टक से छू के एकदम निकल गई है कि नहीं। तो यानी कि मध्य प्रदेश को एकदम जस्ट एकदम ईस्टर्न साइड में टच करके जा रही है, यानी मध्य प्रदेश का एकदम ईस्टर्न और छत्तीसगढ़ का एकदम वेस्टर्न हुआ ये बाउंड्री। मतलब छत्तीसगढ़ और एमपी के बाउंड्री से ये निकलती है अगर हम देखें तो, बट छत्तीसगढ़ को ये कट करती है, ठीक है? तो बुंदेलखंड जो प्लाटो है ना, बुंदेलखंड ये एमपी में पड़ता है। बुंदेलखंड ये एमपी में पूरी तरह से, और छत्तीसगढ़ के पास नहीं है ये। बघेलखंड इसका सही आंसर होगा, ठीक है? बघेलखंड जो है वो साउथ ईस्टर्न एमपी में पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। मालवा तो सभी ने एलिमिनेट कर दिया होगा, बिकॉज मालवा तो गुजरात और राजस्थान साइड में पड़ता है, ठीक है? और बुंदेलखंड नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि बुंदेलखंड पूरी तरह से सेंट्रल सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है। सही आंसर इसका बघेलखंड होगा, ठीक है? तो इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हमने देखा था छत्तीसगढ़ में दोनों मीट करती हैं, और जो बुंदेलखंड है उसका छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? छत्तीसगढ़ में बघेलखंड आता है, देखो पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एकदम ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है बघेलखंड, जो थोड़ा सा पार्ट ऑफ टच करता है कहाँ का, इसका आपका मिर्ज़ापुर में क्या था फिर सर? अरे तो यहाँ से पास हो रही है तो मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर भी इसमें पड़ता है, इलाहाबाद का नैनी भी पड़ता है, ठीक है? इस 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है? चलो, और ये कितने स्टेट से पास होती है? टॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होती है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने स्टेट से पास होती है? 5। मौका करके हम लोगों ने याद किया था। मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, एन से आंध्र प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। तो जब हमारा ये रिवर्स हिमालय से ओरिजिन होती हैं तो ये किस स्टेज में होती हैं? ये अपने यूथफुल स्टेज में होती हैं। जवानी छा रखी है पूरी, ठीक है? तो जब यहाँ पे निकलेंगी तो यूथफुल स्टेज में क्या होता है? इरोजन होता है बहुत ज़्यादा। इरोजन मतलब अपरदन होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की तोड़फोड़ होगी। और जब चीज़ों की तोड़फोड़ होगी तो क्या होगा? ये जो रिवर्स अपने, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा ना, स्लोप बहुत ज़्यादा, ढलान बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं, जितना भी लोड है, सेडिमेंट वगैरह सब कुछ, ये नदी तुरंत गिरा के लाएंगी यहाँ पे। क्योंकि इनमें कौन सी एनर्जी है जरा बताइए कमेंट में, इनमें कौन सी एनर्जी भर भर के अभी? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति बहुत ज़्यादा है। तो इन सब को ला के यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, बड़े छोटे सब कोई आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा,
ठीक है, सब लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों यहीं पे क्यों इकट्ठा होंगे? क्योंकि अब ये आ चुका है प्लेन, यानी कि अब आगे ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं है, आगे उतना स्लोप नहीं है जितना कि ऊपर था। तो क्योंकि अब आगे उतना स्लोप नहीं है, इसलिए अब ये आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब उसमें इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं बची, क्योंकि अब ज़्यादा ग्रेडियंट या फिर स्लोप नहीं बचा। तो यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और इसी जोन को हम बोल देते हैं प्यार से भाबर। एक अच्छा वो नहीं आता था जिसमें कि कौन होता था यार, वो अंधेला कायम रहे बोलता था, और इस एक होता था उसमें मास्टर गोगो होता था, अपनी छोटे बच्चों वाली नहीं लेजर लाइट होती थी वो लिए रहता था। तो उसमें कुछ ऐसे ही बोलता था ना वो भाबर भाबर करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा क्या, यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर जब आएंगी ना ऐसे ऐसे, तो पत्थरों के बीच में खो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, ढूंढना पड़ेगा कहाँ हो स्ट्रीम ऑफ रिवर, कहाँ हो तुम, ऐसे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि भाबर बेल्ट में ये एक बेल्ट है जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन का डिपोजिशन होता है। यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर, स्ट्रीम्स ऑफ जो रिवर हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो, फिर इसके बाद क्योंकि बड़े पत्थर तो यहाँ पे स्टे हो गए, तो अब आगे जो है ये रिवर हमें फिर से री एमर्ज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पत्थर तो वहाँ पे रह गए। अब पानी तो भाई फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक है, पत्थर तो सॉलिड है, पानी तो लिक्विड है, तो लिक्विड तो फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो एटम्स होते हैं या फिर उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर दूर रहते हैं और वो ज़्यादा फ्लो करते हैं, ठीक है। खैर केमिस्ट्री को साइड करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर री एमर्ज करेंगे और इस बेल्ट को हम बोलेंगे तराई बेल्ट। तराई बेल्ट, अब तराई नाम आपने सुना होगा है ना, जैसे कि गर्मियों में कि भाई तराई कर दो, है ना, छत में तराई कर दो या फिर यहाँ तराई कर दो, इस तरह से आपने वर्ड सुना होगा। तराई मतलब पानी, यानी यहाँ पे पानी पानी ही रहता है। और क्योंकि यहाँ पे पानी पानी ही रहता है तो ये काफ़ी स्वैम्पी एरिया होता है, दलदलीय क्षेत्र होता है ये। और क्योंकि ये दलदलीय क्षेत्र होता है तो यहाँ पे लश ग्रीन वेजिटेशन फ्लरिश करता है, लश ग्रीन वेजिटेशन एकदम। अगर हम बोलें तो यहाँ पे एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव लैंड होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, स्वैम्पी है, जैसे कि हमें कोस्ट में देखने को मिलेगा ना। कोस्ट में ये मैंने आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा, अभी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में टॉपिक होता है हमारा कि प्रोडक्टिविटी वाला। तो जो मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव दलदलीय वन, अभी हमने फॉरेस्ट टॉपिक भी नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वैसे ही तो है ये थोड़े से, अगर हम देखें स्वैम्पी एरियाज, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, लश ग्रीन वेजिटेशन होगा, और स्ट्रीम्स ऑफ रिवर जो डिसअपियर हो गई थी वो अब यहाँ पे री एमर्ज हो जाएंगी। और इस तराई बेल्ट में हमें बहुत अच्छे अच्छे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करूँ उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिलता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, कमेंट में बताएंगे जल्दी से, जिसका पहले नाम क्या था, ठीक है। और अगर हम बात करें यहीं पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। अब आपको लगेगा कि सर ये मतलब कितना दूर तक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो भाबर है ना, ये भाबर बेल्ट, अब हमने पढ़ा था ग्रेट हिमालय, ऐसे पढ़ा था ना, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। शिवालिक के साउथ में आ जाओ, क्योंकि अब स्ट्रीम्स ऑफ रिवर इसके नीचे तो लोड लाके यहाँ पे डालेंगी, ये वाला भाबर वाला, तो ये इट इज़ अ बेल्ट साउथ ऑफ शिवालिक। तराई उसके साउथ में रन करता है पैरेलली, और यहाँ से सीधे उत्तराखंड से वो असम व अरुणाचल साइड तक जाता है। यहाँ तक कि जो तराई बेल्ट है ईस्टर्न साइड में, यानी ईस्टर्न इंडिया में, यानी कि यहाँ पे असम वगैरह में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे वाइड है, चौड़ा है। रीजन क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो इसलिए तराई बेल्ट और चौड़ा हो जाता है। यहाँ पे तो सिर्फ ग्लेशियर से पिघल के जो पानी मिल रहा है रिवर को वही है। यहाँ पे क्योंकि ईस्टर्न साइड में बारिश ज़्यादा होती है, जब मानसून पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि कैसे वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये बेल्ट वाइड है। और भाबर और तराई को अगर हम कंपेयर करें तो भाबर इज अ नैरो बेल्ट, ठीक है। जो भाबर है हमारा ये एक नैरो बेल्ट है, यानी कि इसकी उतनी विड्थ नहीं है, रफली 8 से लेकर 16 किलोमीटर है, लिखा भी हुआ यहाँ पे भी, हम उसको डिफरेंस को कर लेंगे। और तराई थोड़ा सा चौड़ा बेल्ट है, ये वाइडर है, ठीक है, ये रफली 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। तो ये चीज़ अभी आपको समझ में आएगी भाबर क्या है, तराई क्या है। और तराई एकदम स्वैम्पी है, लश ग्रीन वेजिटेशन है, और स्ट्रीम्स ऑफ रिवर यहाँ पे रीएमर्ज करती हैं, एंड इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल। ऐसा नहीं कि ये देखो बस यहीं तक है, यहीं तक, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कहीं कहीं तक फैली हुई, कहीं तक फैली हुई, तो यानी कि इनका कोई नो प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, नो प्रॉपरली डीमार्केटेड चैनल। चैनल का मतलब है इनका रास्ता एक तरह से, तो ये क्या हुआ, इनका चैनल हुआ। ये चैनल जहाँ पे ये बेल्ट है पूरा, उसको चैनल बोलेंगे। तो ये कोई प्रॉपर्ली इसमें डिमार्केशन नहीं है, ठीक। फिर जब इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, अब क्योंकि बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर सब खत्म हो गए, यहाँ तक जितने भी होने थे सब खत्म, तो यहाँ पे काफ़ी फाइन सैंड डिपॉजिट होगा। और ये जो फाइन सैंड डिपॉजिट होगा इसी को हम बोलेंगे एलुवियल डिपॉजिट। ये येलो कलर तो दिख रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है, एलुवियल डिपॉजिट। ना दिख रहा तो बताओ, मैं फिर दूसरे कलर से लिख दूंगा। तो एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है, इनको हम एलुवियल फ्लड प्लेन्स भी बोल देते हैं, हिंदी में बाढ़ का क्षेत्र भी बोल देते हैं। तो एलुवियल डिपॉजिट या फिर एलुवियल फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। एलुवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये एलुवियल सॉइल दो तरह से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे हो गया हमारा भाबर, यहाँ पे हो गया तराई, एंड देन यहाँ पे आता है हमारा एलुवियल फ्लड प्लेन्स। तो एलुवियल फ्लड प्लेन्स में होता यह है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट ये और एक इसके जो किनारों में होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए ग्रीन वाला पार्ट या फिर ब्लू वाला पार्ट कौन हर साल रिन्यू होता रहेगा? ये ग्रीन वाला पार्ट या फिर ये ऊपर नीचे जो ब्लू पार्ट है, कौन सा हर साल रिन्यू होता रहेगा? तो आंसर वुड बी ये वाला रिन्यू होता रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रिवर के पाथ में है। तो मतलब ये है सिंपल कि ये हर साल रिन्यू होगा, और क्योंकि हर साल रिन्यू होगा तो यानी कि यहाँ पे हर साल सॉइल रिप्लेस होती रहेगी, यानी नई नई सॉइल आती रहेगी, यानी कि ये है हमारी न्यू एलुवियम, यानी कि नई जलोढ़, ठीक है, जिसको कि हम जानते हैं खादर के नाम से, ठीक है। खादर, खाद, खाद क्या होता है? खाद होती है जो हम वो फर्टिलाइजर डालते हैं, उसको हिंदी में खाद बोलते हैं। तो खाद किस लिए डालते हैं? सो दैट हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। तो ये जो है एग्रीकल्चरली रिच सॉइल है, यानी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी सॉइल है। ये जो आप देख रहे हैं किनारों पे, दैट इज भांगर। ये भांगर है, भाबर अलग है, भाबर पूरा बेल्ट है, ये भाबर है, बेल्ट है। ये भांगर एक टाइप है एलुवियल सॉइल का, ठीक है। तो भांगर क्या है? ये ओल्ड एलुवियम है, यानी कि पुरानी जलोढ़ है। ये उतनी सूटेबल नहीं है, सूटेबल ये भी है लेकिन उतनी सूटेबल नहीं है
जितने की खादर है, इसमें हमें थोड़ा सा कैल्सेरियस कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि अब जो पत्थर वगैरह हैं वो किनारे में डिपॉजिट हो जाएंगे ना, किनारे में लग जाएंगे, तो कैल्सेरियस कंसंट्रेशन, एक कैल्सेरियस कंसंट्रेशन मतलब कंकड़, सिंपल कंकड़। कंकड़ थोड़े बहुत आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे खादर में, लेकिन मेनली ज़्यादा देखने को मिलते हैं भंगर में। तो कैल्सेरियस कंसंट्रेशन मतलब कि यहाँ पे कंकड़ वगैरह पत्थर देखने को मिलते हैं भंगर वाली सॉइल में, इसलिए उतनी ज़्यादा रिच नहीं है जितनी की खादर है अगर हम बात करें। ठीक है, ये हमारे एलुवियल फ्लड प्लेन्स खत्म होते हैं, इसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं कि भाबर जो है रन साउथ ऑफ शिवालिक और तराई रन साउथ ऑफ भाबर। ठीक है, ऐसे याद रखो यार कि ग्रेट हिमालय, ठीक, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, देन भाबर, देन तराई, ऐसे करके एलुवियल फ्लड प्लेन्स। ठीक है, यही कारण है कि आप यूपी बिहार में जाओ तो एग्रीकल्चरली काफ़ी रिच सॉइल है, तभी यहाँ पे लोग ज़्यादा काम करना नहीं चाहते नेता नगरी में। अब साउथ इंडिया में चले जाओ, साउथ इंडिया में हमने देखा था पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वहाँ की सॉइल इतनी रिच नहीं है जहाँ जितने की यहाँ यूपी बिहार रीजन की रिच है। तो इसीलिए हम लोग जो है यूपी बिहार वाले आराम से मस्त, हमें तो पता है कुछ नहीं है तो एग्रीकल्चर तो कर ही लेंगे। ठीक है, इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे सबको नेता बनना रहता है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। मैं देखता हूँ तो मतलब कभी कभी कि भाई क्या कर रहे हैं, देखते हैं आज के लिए। तो कोई महामंत्री की पदवी खुद को दिए पड़ा है। जिला महामंत्री, मतलब 3 दोस्त थे, ठीक है, 3 दोस्त मेरे, वो अभी एक उसने खुद को महामंत्री की पदवी दे रखी है, एक ने जिला महामंत्री, पता नहीं क्या क्या महामंत्री और पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट होती है। और जो पार्टी मतलब चल रही है, जिसकी भी लहर चल रही है, उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं सीधा वो। ठीक है, तो इट इज़ द रीजन साउथ ऑफ बाबर रीजन एंड रन्स पैरेलल टू इट। आई एम श्योर आपके फ्रेंड सर्कल में जो होंगे ऐसे जरूर, है ना। तो इट इज़ द रीजन साउथ ऑफ बाबर रीजन एंड रन्स पैरेलल टू इट। वेरी लेस वेजिटेशन, यानी बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पे देखने मिलता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है। यहाँ पे तो डेंस वेजिटेशन। इसकी वेट 8 से 16 किलोमीटर है, तराई की 20 से लेकर 30 किलोमीटर, यानी कि इसकी वेट ज़्यादा होती है तराई की। वाटर स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन इनटू परमिएबल सेडिमेंट्स, वाटर स्ट्रीम्स रीएमएच, यहाँ पे रीएमएच करते हैं और यहाँ पे डिसअपियर, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, सूटेबल फॉर कल्टिवेशन। क्लियर। अब यहाँ से हम पढ़ने वाले कोस्टल प्लेन्स, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, विधायक के साथ कुछ पल। हाँ, ये तो ज़रूर लिखते हैं कि इनके साथ कुछ बिताए हुए अच्छे पल, यहाँ पे समारोह करते हुए, डोनेशन दान देते हुए। चाहे खुद की लंका लगी पड़ी हो, लेकिन दान देते हुए और सारी कुछ। हाँ, अच्छा, इंस्पेक्टर आर के यादव अब आरजेडी से जुड़े हुए, अच्छा अच्छा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स। तो जो इंडिया के कोस्टल प्लेन्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वीय तटीय मैदान। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है पश्चिमी तटीय मैदान, ये क्या है पूर्वी तटीय मैदान। तो मैं आपको फिर से आपकी शक्तियों का अंदाजा दिलाता हूँ जो हमने पहले हम कर क्या रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है ये भूल गए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने पहले लेक्चर में हिमालय के बारे में पढ़ा। कल जो हमारा दूसरा लेक्चर था फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया में, उसमें हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। आज हमने तीसरा पहला खत्म कर लिया है, जो अभी हमने पढ़ा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये जो हमने अभी पढ़ा है पीछे, ये थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया। सच कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये 3 हो गया हमारे। अब हम पढ़ने वाले चौथा, एंड दैट इज फोर्थ नंबर का कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो मुझे बताइए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे हमने कल क्या पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, जो कि डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री था। सिमिलरली यहाँ पे ईस्टर्न घाट पढ़ा था, जो कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ा था। रिवाइज करें जल्दी से, ये बताओ कौन ज़्यादा कॉन्टिन्यूस है, किसकी ज़्यादा हाईएस्ट पीक है। तो ये ज़्यादा कॉन्टिन्यूस था वेस्टर्न घाट, ये कम कॉन्टिन्यूस था। क्यों? यहाँ पर रिवर्स आ रही थी ना ज़्यादातर, और क्यों आ रही थी यहाँ तक ज़्यादातर रिवर्स ईस्टर्न साइड में, क्यों फ्लो रही थी? क्योंकि जो हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसका इंक्लिनेशन या फिर ग्रेडियंट, इसका झुकाव ईस्ट की तरफ है, इसलिए ज़्यादातर रिवर्स यहाँ पे आ रही है, तोड़ रही है इसको। तो डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूस है तो पासेस की जरूरत नहीं है, घाट की जरूरत नहीं है। पासेस तो यहाँ पे दर्रों की तो जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, तो 3 दर्रे पड़े थे, एक तो भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। भोर घाट किसको कनेक्ट कर रहा था, थाल किसको कनेक्ट कर रहा था और पाल किसको कर रहा था। तो भोर की अगर बात करें तो मुंबई से पुणे, थाल मुंबई टू नासिक, पाल अनामलाई हिल्स को नीलगिरी हिल्स से कनेक्ट कर रहा था। अनामलाई हिल्स में सिचुएटेड अनाई मुडी विद द हाइट ऑफ 2695 मीटर एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, और नीलगिरी में सिचुएटेड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, और वो है दौड़ा बेटा। और ये दोनों वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, दोनों को लिंक करने का काम पाल घाट करता है। ठीक है, अनामलाई या फिर अनामलाई में जो अनाई मुडी सिचुएटेड है इन दी केरला, और ये जो ये दौड़ा बेटा है इन दी नीलगिरी हिल्स, ये इसमें आपका ये तमिलनाडु में है। ठीक है, जो यहाँ पे ऊटी सिचुएटेड है, और नीलगिरी में ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदा गाड़ा है। ठीक है, जिंदा गाड़ा या फिर जिसको हम अरमा कोंडा के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक है वहाँ की महेंद्रगिरी। और हमने देखा था कि नल्ला कौन था, वेणु कोंडा है ना, नल्ला वेणु था, जो पाल को न जा सका तो 5 सिर पाल, इस तरह से नहीं आती है। और यहाँ पे साउथ में एकदम हमें कार्डमम हिल्स देखने को मिल रही थी, तो ये हमने कल पढ़ी थी। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ पे अरब सागर, अरेबियन सी, इतना तो आपको पता ही होगा। इसके बीच में जो प्लेन्स लाई कर रहे हैं इनको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सिमिलरली ये ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, और ये है बंगाल की खाड़ी, दैट इज बे ऑफ बंगाल, इनके बीच में जो लाई कर रहे हैं दीज आर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर। अब इनके बारे में हम चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो बेसिक डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में। तो बेसिक डिफरेंसेस यहाँ वैसे तो लिखे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं एक एक करके। ठीक है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी समझ लें क्या? नहीं, पहले हम मतलब यहाँ पे मैप पे समझ लेते हैं। ठीक है, और सीटी आ चुकी है। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखना। अभी तुम्हें ज़्यादा वाइड कौन लग रहा है, चौड़ा कौन लग रहा है, मैं तुम्हें से पूछता हूँ। वेस्टर्न वाला लग रहा है या फिर ईस्टर्न वाला लग रहा है? कमेंट में जल्दी से बताओ कौन ज़्यादा चौड़ा लग रहा है तुमको, वेस्टर्न वाला या ईस्टर्न वाला। तो भाई साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि वेस्टर्न वाला पतला है और ये जो ईस्टर्न वाला है वो ज़्यादा चौड़ा है। रीज़न अगेन सेम रीज़न कि यहाँ पे ज़्यादातर रिवर्स हमारी ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, और इनका जो कोर्स है, कोर्स का मतलब है रास्ता,
वो क्योंकि लंबा है, बड़ा है एज कम्पेयर टू जो वेस्टर्न साइड हमारी फ्लो हो रही है रिवर, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं, डेल्टा बनाती हैं इन द ईस्टर्न कोस्ट। दैट इज वाई ये बहुत ही चौड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर का डिपोजिशन, रिवर के द्वारा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और काफ़ी कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, उसमें कटा फटा कुछ हमें दिखता नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ऐसा ऐसा फिर ऐसा 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 कुछ नहीं है, बहुत ही कॉन्टिन्यूस है, बहुत ही कॉन्टिन्यूस तरीके से डिपोजिशन था। यहाँ पे क्या होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये होता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये होता है कि यहाँ पे क्योंकि रिवर्स नर्मदा तापी डेल्टा नहीं क्रिएट कर रही है, बिकॉज ये रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है भ्रंश घाटी में, तो यहाँ पे ये ईश्वरी क्रिएट करती हैं ज्वारबद्ध उन्मुख, यानी कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट का डिपोजिशन नहीं मिलता। पहला रीजन है जिसकी वजह से ये उतने वाइड नहीं है। नर्मदा तापी बड़ी नदियाँ हैं वेस्टर्न फ्लोइंग, अगर रिवर्स की हम बात करें वेस्टर्न पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, तो उनमें नर्मदा और तापी सबसे बड़ी है, ठीक है। और नर्मदा नदी किन दो रेंजेस के बीच में आती है कमेंट में बताएंगे जल्दी से। और दूसरा ये क्योंकि यहाँ पे ईस्टोरी है तो ये काफी म्यूटिलेटेड कोस्ट है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, म्यूटिलेटेड है। म्यूटिलेटेड का मतलब होता है कटा फटा टाइप, ठीक है, म्यूटिलेटेड यानी कि इस तरह से कुछ ऐसा 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 डिसकॉन्टिन्यूस है। अब क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे या फिर ईस्टर्न कोस्ट में कहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट आसान होगा, बंदरगाह बनाना आसान होगा, पश्चिम साइड में, वेस्टर्न साइड में या ईस्टर्न साइड में, बताइए जल्दी से। बाकी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, तब तक यहाँ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। दीस प्लेन्स आर लोकेटेड अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड आर, वही सेम चीज़ है, ठीक है। दीस प्लेन्स स्ट्रेच स्मूथली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी स्मूथ होता है, कोई म्यूटिलेशन नहीं होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। दीस प्लेन्स आर फ्रीक्वेंटली इंटरसेक्टेड बाय द माउंटेन रिजेस होती हैं, जिसकी वजह से स्टोरी बनता है रिवर के द्वारा और जिसकी वजह से ये म्यूटिलेटेड होता है। दीस प्लेन्स आर ब्रॉडर इन द विथ, ये चौड़े होते हैं, ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो चौड़े होते हैं और ये वेस्टर्न वाले नैरो होते हैं, वो हमने भी देखा भी था, ठीक है। Rivers outflowing into the Bay of Bengal create delta, ये delta create करती हैं। Rivers outflowing into the Arabian Sea do not make delta. What they make? They make estuary, ज्वारबद्ध दोनों को बनाती हैं ये, ठीक है। अभी मैं हिंदी में भी सारे पॉइंट बता दूंगा। तो ईस्टर्न कोस्ट इज रेगुलर एंड स्मूथ एंड देयरफॉर अनफिट फॉर मेकिंग द पोर्ट, क्योंकि ये स्मूथ है, क्योंकि ये चौड़े हैं, तो यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट आसानी से नहीं हो सकता है। और क्योंकि ये जो कोस्ट है ये म्यूटिलेटेड है, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने पोर्ट बना दिया, यहाँ पे आपने पोर्ट बना दिया, यहाँ पे आपने पोर्ट बना दिया, क्योंकि ये म्यूटिलेटेड है इसलिए। लेकिन क्योंकि ये चौड़े हैं, ठीक है, यानी कि जो ये तट है या फिर जो हमारा सी है, कोस्ट है, कोस्ट से बहुत ही दूरी पड़ जाती है, तो इसलिए पोर्ट डेवलपमेंट उतना आसानी से हो नहीं पाता है। आप यहाँ पे थोड़ी ना पोर्ट डेवलप करोगे, तो यहाँ पे जो म्यूटिलेशन है पोर्ट का, उसकी वजह से यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट आसान होता है वेस्टर्न साइड में, ठीक है। वेस्टर्न साइड में जो म्यूटिलेशन है कोस्ट का, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है पश्चिमी साइड में। तो अभी हम पोर्ट्स भी देखेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देन हम इसके कोस्ट के नाम पढ़ेंगे। दैट इज यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, एंड दैट इज कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं डंबल शेप के हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था वेस्टर्न घाट्स में भी। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये डंबल शेप में है, यानी कि नैरो इन द मिडिल, नैरो इन द मिडिल यानी कि संकीर्ण है बीच में, एंड वाइडर इन द एंड्स, ठीक है। वाइड चल क्यों नहीं रहा ये, ठीक है, वाइडर इन द एंड्स, ठीक है, इन द एंड्स। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हम इसके नाम देख लेते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में इसके क्या क्या नाम है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में इसके क्या क्या डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले वेस्टर्न साइड में चालू करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न साइड में तो ये है काठियावाड़ कोस्ट, ये आपका रन ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, जिसको गल्फ ऑफ खंबात भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये गल्फ है, गल्फ, ठीक है। दिस इज आर गल्फ ऑफ खंबात या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ एक तरह की ओपनिंग होती है, ठीक है। जैसे ये बे ऑफ बंगाल है तो बे भी ओपनिंग ही है अगर हम देखें, लेकिन ये बड़ी ओपनिंग होती है जो हमारी बे होती है, ठीक है। तो ये गल्फ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और गुजरात में जो आपका कोस्ट है उसको काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। देन आप महाराष्ट्र और गोवा का जो कोस्ट है, जो तट है, उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोंकण लैंग्वेज भी है गोवा में जो बोली जाती है सदर्न महाराष्ट्र में। देन यहाँ पे एक कोस्ट है जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, दैट इज कन्नड़ कोस्ट। जो कर्नाटक का कोस्ट है उसको कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं। देन ये जो केरल का है, केरल का जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। देन अब आ जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। यहाँ पे कोरमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु वाला प्लेन है, इसको आंध्रा कोस्ट या फिर नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको या फिर हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो उड़ीसा वाला देख रहा है आपको, इसको उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। उत्कल बंगा आपने सुना होगा ना, तो ये अब जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें भी मेंशन है, तो उत्कल कोस्ट है ये, क्लियर। तो ये आपको कोस्ट के नाम याद होने चाहिए। देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें और वेस्टर्न में भी वैसे तो लगून लेक्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? लगून लेक्स। अब ये लगून लेक्स क्या होते हैं और ये कौन कौन से लगून लेक्स, जैसे कि चिलिका लेक, अगर मैं ईस्टर्न साइड में बात करूँ, जैसे चिलिका लेक आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? चिलिका लेक, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और एशिया का लार्जेस्ट है, ठीक है। पुलिकट जो इंडिया का ये लार्जेस्ट हो गया, ठीक है, और पुलिकट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लेक है। चिलिका लेक है आपका उड़ीसा में, और पुलिकट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ता है। हम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहीं पे ही, पुलिकट के पास में ही हमारा श्रीहरिकोटा भी है, आइलैंड है। अभी हम आइलैंड जब पढ़ेंगे तो उसको लोकेट करेंगे मैप पे, तो जहाँ से हम लोग अपनी मिसाइल टेस्टिंग करते हैं, और क्यों वहीं से करते हैं वो भी आपको अभी पता चलेगा। तो ये क्या है? आपके लगून लेक्स हैं। लगून लेक्स होते क्या है? तो लगून लेक्स होते हैं जो हमें कोस्ट में, तट में ही देखने को मिलते हैं। ये इस तरह से होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा है, ये समुद्र है, ठीक है। तो समुद्र का पानी लहर मार मार के अंदर की तरफ आएगा। जब वेव्स चलेंगे, वेव्स किसी कारणवश चल सकती हैं, वो तो टाइडल वेव हो सकती हैं, नॉर्मल हवा चल रही तो वेव चल रही है, या फिर सुनामी आएगी जो कि बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये वेव्स की वजह से जो चलती हैं समुद्र पानी में, तो उसकी वजह से जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर होता है, ये इन लैंड में आके इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने की वजह से एक लेक बन गया, इसको बोल देते हैं लगून लेक, यानी कि एक स्ट्रिप ऑफ लैंड होगा ऐसे करके जिससे सेपरेटेड होगा, या फिर स्ट्रिप ऑफ वाटर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तुम्हें, तो एक कोलेरू लेक है हमारा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कोलेरू है। तो है क्या कि पहले ये लगून लेक था, ठीक है, अभी भी लगून लेक ही बोल देते हैं, लेकिन अभी लगून लेक की कैटेगरी में प्योरली नहीं आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिवर वाटर का सेडिमेंट का डिपोजिशन हो गया कि इसके और कोस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी हो गई, रफली 35-40 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो जिसकी वजह से कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में, उसको हम नहीं कंसिडर करते हैं। वैसे लेक भी हम अलग क्लास में करेंगे कि लेक वगैरह जितनी चीज़ें, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि भाई उड़ीसा में हमने कभी देखा चिलिका लेक, ठीक है।
ठीक है। और चिलिका लेक में अगर कभी रिवर पूछ ले कि इसके मतलब कौन सी रिवर आके इसमें गिरती है, तो एक दया करके रिवर है, ठीक है। दया दरवाजा तोड़ दो, तो वैसे ही दया चिल्का लेक में जाके गिर जाओ। तो यहाँ पे ये है एक तो, ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया चिल्का लेक, देन यहाँ पे आपका पुलिकट लेक है, राइट। अब यहाँ पे केरल में भी हमें कुछ लगून लेक्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरल में अगर हम बात करें तो इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है और लार्जेस्ट अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट में, दैट इज वेम्बानद लेक, ठीक है। एक बार अभी क्वेश्चन पूछा था शशि ने कि इसमें से कौन सा लार्जेस्ट लेक है इंडिया का, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था क्वेश्चन में, और उसने वेम्बानद जो है ऑप्शन में माना था। तो वेम्बानद लेक वैसे तो इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बानद, ठीक है, ये लगून लेक है। ऐसे ही हमारा अष्टमुड़ी है, अष्टमुड़ी, ठीक। और ऐसे ही हमारा वेम्बानद है, अष्टमुड़ी है, और एक है आपका जिसमें कि वेम्बानद हो गया, और एक और लेक है जो मेरे दिमाग से निकल रहा है जिसमें कि आपकी नेहरू ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की जाती है। कौन सा है वो, पी से नाम उसका शुरू होता है, किसी को याद आ रहा है? नेहरू ट्रॉफी उसमें ऑर्गेनाइज होती है, एकदम से कहाँ चला गया दिमाग से। तो नेहरू ट्रॉफी पी से नाम है उसका, किसी को याद आ रहा है? अब याद आया, दैट इज़ पुन्ना माडा, ठीक है, पुन्ना माडा। इसको पुन्ना माडा कयाल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब ये कयाल क्या होते हैं? कयाल बैक वाटर्स को ही कयाल बोलते हैं, ध्यान रखना। केरल में बैक वाटर्स को ही कयाल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि वाटर कयाल्स, तो कयाल्स आर बैक वाटर्स। केरल के बैक वाटर्स काफ़ी फेमस है, आपने एक एडवर्टाइज भी देखा होगा, वो एक टूरिज्म एप्लीकेशन है, याद नाम क्या उसका याद नहीं आ रहा है, तो उसमें वो रवीना टंडन मतलब एडवर्टाइज करती है ना, केरल के बैक वाटर्स ऐसे बोलती भी है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये, और हाँ, यहाँ पे आपकी नेहरू ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होती है, तो मैंने लिखी दिया है। तो ये सारे कुछ होते हैं आपके, ठीक है। और एक चीज़, एंड दैट इज़, इसमें ये चीज़ भी नोट करना, डिफरेंस में नोट नहीं है क्या? नहीं है। तो इसमें इस चीज़ को नोट करना कि ये एमर्जिंग कोस्ट है, ठीक है, ये एमर्जिंग कोस्ट है, और ये जो है आपका सबमर्जिंग कोस्ट है, ठीक है। ये एमर्जिंग है और ये सबमर्जिंग कोस्ट है। सबमर्जिंग का मतलब एक तरह से डूबता हुआ कोस्ट, ऐसा लग रहा है जैसे डूब रहा है। और ये एमर्जिंग क्यों है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, बिकॉज ये काफ़ी इसमें ज़्यादा ये वाइड है, तो इसमें जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा वो वाइड होगा। हमने पढ़ा था ना, जो हमारे ओशन रिलीफ फीचर्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन कॉन्टिनेंटल राइज, देन अबिसल प्लेन्स। एसएससी जेई में पूछा कि कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं ओशन रिलीफ फीचर्स को, तो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 में। और ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में एमर्जिंग को क्या बोलेंगे? एमर्जिंग को उभरता हुआ बोल देंगे, सबमर्जिंग को डूबता हुआ बोल देंगे। ये वेस्टर्न वाला संकीर्ण है, नैरो है, और ये वाइड है, यानी कि चौड़ा है, ठीक है। और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ वेस्टर्न और ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। पहले तो नाम देख लेते हैं, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हैं कोरमंडल कोस्ट, ये आपका नॉर्दर्न सरकार, और यहाँ पे उत्कल प्लेन्स। फिर हमने देखा कि हमें जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये काफ़ी म्यूटिलेटेड और डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए पोर्ट डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये मतलब डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, और ये काफ़ी चौड़ा है और एमर्जिंग है, इसे ईस्टर्न और इसे एमर्जिंग है, ठीक है। और ये एमर्जिंग है, ये थोड़ा डंबल शेप का जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, नैरो इन द मिडल और वाइडर है इन द एंड्स। क्लियर, ये हमने देखा था। एंड हमने ये देखा कि बैक वाटर्स यहाँ पे मतलब, या फिर जो हमारे लगून लेक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलीफ फीचर देखने को मिलते हैं कोस्ट में। जैसे यहाँ के लगून लेक्स को हम बोलते हैं बैक वाटर्स, जैसे कि यहाँ पे वेम्बानद है, अष्टमुड़ी है, ये बैक वाटर्स है आपके। ऐसे चिल्का है लगून लेक, ऐसे यहाँ पे कोलेरू लेक है आपका, लगून कोलेरू को लगून बोलिए फिर ना बोलिए, बिकॉज अब तो वो लगून नहीं रहा अगर हम एक तरह से देखें। और यहाँ पे पुलिकट झील देखने को मिलती है, पुलिकट लेक, जो कि आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। क्लियर यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज पोर्ट्स पढ़ते हैं अभी, ठीक है। बंदरगाह, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी कोई डाउट यहाँ तक? ई से ईस्टर्न और ई से एमर्जिंग। हाँ, विशाखापट्टनम डीप है बिल्कुल सर। वाटर बैक वाटर ही होता है, ठीक है। जो लगून लेक होते हैं इनको बैक वाटर मानते हैं, नहीं वाटर बैक मार गया है, ठीक है। लगून लेक बोल दो फिर बैक वाटर्स, ठीक है, वही होते हैं लगून लेक या बैक वाटर या कयाल, सेम चीज़ ही है, ठीक है। वो रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, वो पंबा नदी है केरल में, वो हम रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और पोर्ट्स देखते हैं। नहीं, बंदरगाह। तो पोर्ट होते क्या है? जहाँ पे हमारे सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती है, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब पोर्ट्स की अगर बात करें तो जितने भी इंडिया में पोर्ट्स हैं, जितने भी बंदरगाह हैं, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट्स एक्ट 1908। एक एक्ट था पोर्ट्स एक्ट 1908, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, ठीक है, कौन सा एक्ट था, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कितने मेजर पोर्ट हैं और कितने माइनर हैं। बताओ कितने मेजर और कितने माइनर, जल्दी से कमेंट में। मेजर और माइनर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे हम किसी पोर्ट को मेजर बोलते हैं और किस पोर्ट को माइनर बोलते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है पोर्ट, उसको बोलते हैं मेजर पोर्ट, और जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करता है उसके अंडर में होता है उसको माइनर पोर्ट बोलते हैं। भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं और 200 माइनर पोर्ट हैं, ध्यान रखना। अभी 200 डेटा मैंने कहाँ से लिया? एसएससी के आंसर की से लिया ये डेटा, ठीक है। बाकी कहीं पे अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जो एसएससी मानता है वो आपको मानना है। तो 13 मेजर है, और मेजर में तो कोई इतना डिस्प्यूट नहीं होगा, माइनर में हो सकता है कहीं पे कुछ, लेकिन 200 मानना है आपको बीइंग एन एसएससी स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेजर पोर्ट, माइनर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मेजर पोर्ट्स देखने हैं, जो मुख्य या फिर मुख्य जो बंदरगाह हैं वो देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपको गुजरात में दिख रहा है जिसको बोलते हैं कांडला, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से इसको जानते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है, ज्वारीय बंदरगाह है। टाइडल पोर्ट का मतलब ये है कि इसका जो वाटर लेवल है यहाँ पे वो टाइड्स की वजह से रेगुलेट होता है। यहाँ पे जो ऊपर नीचे जो पानी होता है वो टाइड्स की वजह से होता है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये काफ़ी फनल शेप का है। क्योंकि फनल शेप का है इसलिए यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर राइज और डाउन करेगा, क्योंकि फनल शेप का है।
तो ये कांडला पोर्ट हो गया जो कि गुजरात में है, ठीक। और इसके रिगार्डिंग टाइटल पोर्ट है, दूसरा नाम क्या, दीनदयाल उपाध्याय, ये आपको बताना चाहिए। अब नीचे आते हैं, महाराष्ट्र में दो मेजर पोर्ट है, मुंबई पोर्ट और जेएनपीटी है, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट पहले तो ध्यान रखना इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है, सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है ये, दूसरा सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट कौन सा भी आगे देखेंगे, सेकंड ओल्डेस्ट है, एंड बाई वॉल्यूम इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, ये सबसे बड़ा भी है। लेकिन अगर सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट पूछ लेगा तो ये जेएनपीटी है, विच स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है ये नवी मुंबई में लोकेटेड है, नावा शेवा के नाम से जाना जाता है इसको, नावा शेवा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जेएनपीटी को हम नावा शेवा के नाम से जानते हैं। अब ये मुंबई पोर्ट है, ये नावा शेवा जो कि नवी मुंबई में है। मुंबई को नवी मुंबई से लिंक करने वाला इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, कमेंट में बताइए नाम और उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो जेएनपीटी और से इसको क्या बोलते हैं, नावा शेवा ब्रिज, सॉरी नावा शेवा पोर्ट, ठीक है। तो हमारा अभी अटल सेतु बना है जो 21.85 किलोमीटर लंबा है और वो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो लिंक किसको करता है, मुंबई को नवी मुंबई से, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कि मुंबई में चिरले जगह पड़ती है, चिरले से ये लिंक करता है, ठीक है, सेवरी को, चिरले से सेवरी को लिंक करता है। तो मुंबई को नवी मुंबई पूछेगा, चिरले से सेवरी को पूछेगा, ठीक है। अटल सेतु 21.85 किलोमीटर, सबका सही है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अब कंटेनर पोर्ट क्या होता है, तो कंटेनर तुमने कार्गो देखे होंगे। तो नॉर्मल पोर्ट में क्या होता है कि भाई सबको डाल दो ऐसे ही, मतलब कोई अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता है। कंटेनर पोर्ट में क्या होता है, कार्गो को पहले अरेंज किया जाता है, देन उनको व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया, मतलब शिफ्ट किया जाता है। तो वो जेएनपीटी एक तरह से कंटेनर पोर्ट और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। मुंबई बाई वॉल्यूम लार्जेस्ट और सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, ये गोवा है, छोटा सा हमारा स्टेट, जो कि इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है एरिया वाइज। मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट, मुरमुगांव जो पोर्ट ट्रस्ट है, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज कि ये जो जुआरी रिवर है, जो कि हम अभी जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो गोवा में दो रिवर्स पढ़ेंगे, मंडोवी और जुआरी। तो जुआरी का जो ईश्वरी है, जो जॉर्बत उन्मुख है उसका, उसमें लोकेटेड है मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट, मुरमुगांव गोवा में, ठीक है। नीचे आ जाओ कर्नाटक में, यहाँ पे मंगलुरु पोर्ट, कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है। केरल में कोची, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, यानी अरब सागर की रानी। तो ये अरेबियन सी हमारा ये, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम होता है तो उसमें भी इस चीज़ को पूछा गया था, ठीक है। तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है कोची पोर्ट को। अब आते हैं ईस्टर्न साइड में, और पहला स्टेट है हमारा तमिलनाडु, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट स्टेट भी है। इट इज द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट, सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट इसी स्टेट में है। महाराष्ट्र में तो दो ही थे ना, यहाँ पे तीन है, टूटिकॉन, चेन्नई और एन्नोर। एन्नोर को कामराजार पोर्ट भी नाम से जाना जाता है। तो टूटिकॉन सबसे सदर्न मोस्ट अगर हम देखें तो पोर्ट है, सबसे सदर्न मोस्ट पोर्ट टूटिकॉन है, देन चेन्नई है। और ये जो पोर्ट दिख रहा है ना आपको, इसकी एक खासियत है, खासियत ये है कि ये मेजर तो है लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में, यानी कि इसकी जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, तो इसलिए इसको प्राइवेट पोर्ट भी बोलते हैं। इट इज द ओनली मेजर प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया। तमिलनाडु इज द स्टेट हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट, तीन है, और उसमें से एन्नोर, जिसको कामराजर पोर्ट बोलते हैं, वो प्राइवेट है पोर्ट, ठीक है। अब आ जाओ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो प्रदेश जिसकी सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है हमारे कंट्री में। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट या यूटी की, जरा कमेंट में बताइए। तो ये आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है विशाखापट्टनम, और ये इंडिया का डीपेस्ट, सबसे गहरा लैंड लॉक्ड पोर्ट, यानी सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है। डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट, यानी कि सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह होगा ये हमारा, ठीक है। इसके ऊपर आ जाओ अभी उड़ीसा में, उड़ीसा में हमारा पारादीप पोर्ट, ठीक है। एक तो ये पढ़ना है पारादीप पोर्ट, एंड वेस्ट बंगाल में कोलकाता। ये है इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट, सबसे पुराना बंदरगाह है। कब बना था, कब इसको कमीशन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, 1870 में इसको किया गया था कमीशन। और आई थिंक ये जो मुंबई वाला 1872 या 73 में इसको कमीशन किया गया था। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे पास में हल्दिया पोर्ट। इस हल्दिया पोर्ट को डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं जो हल्दिया पोर्ट है। तो टोटल 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 हो गए हमारे, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हल्दिया हमारा डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। और सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार की है। स्टेट की बात करते हैं तो गुजरात आता है, देन आंध्र आता है, देन तमिलनाडु आता है, बट ओवरऑल अगर बात करें तो अंडमान निकोबार की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। टोटल ओवरऑल हमारी कोस्ट लाइन कितनी है, 7516 किलोमीटर है। लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटा दें, जिनके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी है तो टोटल हो जाएगी मेन लैंड की 6100 किलोमीटर, है ना। ये चीज़ हमें पता है। तो ये पोर्ट्स हो गया हमारा बंदरगाह, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ ले। अब हम इस पे आएंगे डेजर्ट पे, और ये पता है अभी जाके कल ही मैं गया था, ठीक है, जल्दी से कि तुम लोग के लिए डेजर्ट के लिए अच्छी से पिक क्लिक करके हूँ। तो ये मैं यूँ बैठा हुआ हूँ, अब सामने से फोटो नहीं है, नहीं तो फेस रिवील भी हो जाता लगे हाथ, कोई नहीं, कभी आ जाए शायद। चलो तो हाँ, और इसका ध्यान रखना, इसको कोलकाता जो पोर्ट है ना, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे हो गया। तो जो कोलकाता पोर्ट है, गुरुजी पीवाईक्यू डेली कराया करिए, गुरुजी पीवाईक्यू डेली कराया करिए, गुरुजी पीवाईक्यू ओमकार सानी एक बार नहीं लिख पा रहे थे, कौन से पीवाईक्यू डेली करवाया करिए, कौन से पीवाईक्यू सीरीज की बात कर रहे हो क्या आप। तो वो भी मैंने बताया कि एसएससी जीडी के हम लोग जो डेली पेपर्स हो रहे हैं तो उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डेली उसको आपने जितना पढ़ा है उसको इवैल्यूएट भी तो कर लीजिए एक वीक। तो 50 जो क्वेश्चन हम रफली करते हैं। ओम श्यामा प्रसाद, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोलकाता को। डॉक यार्ड वही होता है पोर्ट जहाँ पे जो हमारे शिप्स होते हैं आके रुकते हैं, उसको डॉक यार्ड बोलते हैं। जैसे कि हमारा लोथल गुजरात में एशियन डॉक यार्ड। नहीं नहीं, वैशाली वो मेजर में नहीं आता है। थानोस और डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसा है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, समझ रहे हो। ये डिसकॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस क्या है, कहाँ बनाओगे पोर्ट, जगह ही नहीं देंगे, है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, जहाँ जहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, जहाँ जहाँ म्यूटिलेशन है वहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अभी आते हैं डेजर्ट्स पे, और कौन सा डेजर्ट पढ़ने वाले हम, जो कि हमारा अगला।
तो बुंदेलखंड का मैंने बोला यूपी में है। बुंदेलखंड मैंने बताया तो एमपी वाली लोकेशन में है। बघेलखंड भी तो देखो, बघेलखंड उसके ईस्टर्न साइड में है। जैसे यहाँ पे, हाँ देखो मैं भी आगे लगे यहाँ, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक तो देखने को मिलेगा बुंदेलखंड इस वाले रीजन में, और यहाँ पे देखने को मिलेगा बघेलखंड। तो यहीं से तो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करके रेखा ऐसे करके गुजरती है, और यहीं से तो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है इस तरह से करके रेखा ऐसे, ठीक है। तो दोनों कहाँ मीट करेंगी? यहीं पे तो मीट करेंगी ऐसे करके छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में। प्लाटी वाली क्लास लाइव कर लीजिए, ठीक है इवनिंग में कर देंगे क्योंकि कुछ लोग को कल मिस हो गया था क्लास। हाँ आज रिलीफ फीचर्स आपके खत्म हो जाएंगे, आज ही खत्म हो जाएंगे फिजियोग्राफी डिवीजन। अब नेक्स्ट पे आ चुके हैं, एंड दैट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी आपको, बहुत ही कम ही चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, विशाल, इसको मरुस्थल बोल सकते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो हमारा रेगिस्तान है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो हमारा कौन सा डेजर्ट है, इसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट, ठीक है। इंडिया में 2 डेजर्ट हैं, एक तो ये थार डेजर्ट है और दूसरा यहाँ पे ये लद्दाख जो कि कोल्ड डेजर्ट है। ये है लद्दाख जो कि कोल्ड डेजर्ट है, बट यहाँ हम पढ़ने वाले ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार डेजर्ट के बारे में, ठीक है। तो थार डेजर्ट में ये ध्यान रखना क्योंकि ये डेजर्ट है, तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, मतलब कि यहाँ पे बारिश कम हो रही होगी और इवापोरेशन यानी कि जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा हो रहा होगा, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी हायर दैन द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक। जिसकी वजह से यहाँ पे रेगिस्तान क्रिएट हो गया। यानी कि यहाँ पे जो रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो लेस दैन 150 मिलीमीटर या फिर 100 लेस 150 से या 100 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है पर ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। इसकी लोकेशन अगर पूछ ले तो इसकी लोकेशन ये है, यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है अरावली। तो अरावली के कौन से साइड में लोकेटेड है ये? अरावली में कुछ ज़्यादा लंबा ड्रॉ कर दिया लेकिन यहाँ से होगा, ठीक है, गुजरात के इस पार्ट से, तो यहाँ तक है आपकी। तो अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो है कि नहीं, ये अरावली है तो इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ही तो होगा, ये हमारा थार डेजर्ट। तो अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसका लोकेशन है, नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिमी दिशा में, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली। और अरावली हमारे किस तरह का माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और ये हमारे रेजिडुअल माउंटेन है। इसकी हाईएस्ट पीक बताइए जल्दी से कमेंट में, अरावली से क्या है। थार डेजर्ट के बारे में 2 चीज़ें आपने देख ली, इसका लोकेशन कहाँ पे और इसका रेनफॉल कितना होता है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका लोकेशन क्या है, मतलब लोकेशन तो देख लिया लेकिन कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है विस्तार। तो रफली इसका 80% पार्ट इंडिया में और 20% पार्ट पाकिस्तान में, यानी कि इट इज एक्टिंग एज अ नेचुरल डिवाइड बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान, ठीक है। और अगर हम स्टेट की बात करें, सर्टेन पार्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें तो, बट मेजरली राजस्थान में, ठीक है। तो इन स्टेट्स में ये फैला हुआ है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इज दी डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड का मतलब ये है कि यानी पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं अगर किसी डेजर्ट में, रेगिस्तान में, तो वो थार डेजर्ट है इंडिया का, ठीक। अब क्योंकि ये डेजर्ट है तो किस तरह के रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे, याद करो हम लोगों ने कौन से रिलीफ फीचर्स पढ़े थे जो हमें डेजर्ट्स में मिल रहे थे, जिनको कि हम एओलियन लैंडफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। एओलियन का मतलब क्या होता है, विंड होता है, इसका मतलब विंड। तो विंड के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं वो हमें डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। याद आ रहा है बर्चन, याद आ रहा है सीफ, ऐसे बना हुआ था, दिखाते हैं भी, ऐसा बना हुआ था ये बर्चन, ठीक है। सीफ ऐसा बना हुआ था जैसे ठाकुर का एक हाथ चला गया तो वैसे, ठीक है, बर्चन सीफ। और हमारे ये तो ठीक है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, ऐसे हमारा इरोजनल टाइप बना था, दैट वाज मशरूम रॉक, ठीक है, थोड़े से अपमानजनक शेप में बना था ये मशरूम रॉक हो गया, पेडिस्टियल रॉक हो गया, ठीक है, पेडिस्टियल रॉक, ये सब हमें देखने को मिल रहे थे। हमें यहीं पे देखने को मिल रहे थे पेडी प्लेन, पेनी प्लेन पानी से बनते हैं, यानी कि वो रिवर का लैंडफॉर्म है, पेडी प्लेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सब हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये हमें डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। डेजर्ट या लैंडफॉर्म्स हैं और भी होते हैं जैसे, लेकिन मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा हूं बिकॉज आपके इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि ज्यूगन होता है कैसे ऐसे करके, ऐसे ज्यूगन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। बर्चन सीफ, मशरूम रॉक, पेडिस्टियल रॉक, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और पेडी प्लेन, तो ये हमें लैंडफॉर्म्स यानी कि यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक और मैंने बताया ओएसिस, ओएसिस क्या होता है, डेजर्ट में जहाँ थोड़ा पानी होता है जिसकी वजह से थोड़े से पेड़ पौधे उग जाते हैं, जैसे कि कैक्टस के पेड़ देखने को मिलेंगे और थोड़े बहुत कोकोनट वगैरह के देखने को मिल सकते हैं। तो ओएसिस जो होता है ये एक हम बोल सकते हैं ग्रीन पार्ट इन द डेजर्ट, इट इज अ काइंड ऑफ ग्रीन पार्ट इन डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में जो थोड़ा सा हरा हरा हिस्सा कहीं पे आपको दिख जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओएसिस। इज दैट क्लियर यहाँ तक सभी को? देन हम अपने अगले और आखिरी लैंडफॉर्म की ओर बढ़ते हैं, फिजियोग्राफी डिवीजन, एंड दैट इज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हाँ जी कौशिक बताया तो था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। कुछ भी हिंदी में नहीं है, कैसे नोट्स बनाए, हिंदी में क्या नहीं है, इसको बोलेंगे महान भारतीय मरुस्थल, ठीक है। अरावली के उत्तर पश्चिम में ये सिचुएटेड है, यहाँ पे काफ़ी कम वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक। यहाँ पे हम अगर बात करें तो इसका विस्तार कहाँ है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। 80% पार्ट हिस्सा भारत में है और 20% हिस्सा पाकिस्तान में है। यहाँ पे हमें बर्चन देखने को मिलते हैं, बर्चन को बर्चन ही बोलते हैं जितना मुझे पता, सीफ बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमें ओएसिस, ओएसिस को बोलेंगे मरुघान, ठीक है, मरुघान बोलेंगे हिंदी में, हरा क्षेत्र होता है रेगिस्तान में। और क्या हिंदी में चाहिए आपको बताइए, है मशरूम रॉक को मशरूम रॉक ही बोलेंगे, मतलब एक्सक्यूज़ एकदम देने ही हैं। इतनी कोई टफ तो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है इंग्लिश, चलो कोई नहीं। बाकी तो मैंने पीछे बता ही दिया था, बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर, कंटेनर को कंटेनर बंदरगाह ही बोलते हैं, ठीक है। और टाइटल पोर्ट को ज्वारीय बंदरगाह बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये चीज़ ये दिखाई नहीं, ये यहाँ पे नहीं लिखा, इसको ये नोट कर लेना। ये जो पोर्ट है ना कोलकाता और हल्दिया, ये रिवराइन पोर्ट है आपके, ठीक है। ये रिवराइन पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो रिवर वाटर रेगुलेट होता है वो रिवर की वजह से होता है, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे फरक्का से एक रिवर मतलब फरक्का बराज से गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती भी पढ़ा नहीं है, उसको बोलते हैं हुगली, वो हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम में, तो उसकी वजह से यहाँ पे वाटर लेवल रेगुलेट होता है। तो रिवराइन पोर्ट है ये कोलकाता पोर्ट, जैसे टाइडल पोर्ट है हमारा कांडला पोर्ट। चलिए अभी आते हैं आइलैंड्स पे। तो सभी लोग अपना बैग पैक वगैरह सब कर लेंगे अच्छे से, फिर हम लोग चलते हैं। बताओ जल्दी से, अगर पैकिंग वैकिंग हो गई हो तो फिर बताना, फिर तुमको उड़ा के ले चलते हैं।
हो गई भाई सभी की पैकिंग, चला जाए। चलो भाई तो लैंड कर लेते हैं अभी यहाँ पे, सबसे पहले अंडमान निकोबार में। लेकिन उससे पहले आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो जो इंडिया के आइलैंड्स हैं, आइलैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे, ठीक। आइलैंड्स, द्वीप, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात तो आइलैंड होता क्या है, आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा घिरा होता है, सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल थ्री साइड। जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी कि चारों साइड से घिरा होता है पानी से, उसको आइलैंड बोलते हैं। और जो तीन साइड से घिरा होता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। इंडिया में जो आइलैंड्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो अरेबियन सी में है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक आइलैंड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अरेबियन सी में अगर हम बात करें, अरेबियन सी अरब सागर में, और दूसरा वो जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है। जो अरेबियन सी में लोकेटेड है वो है हमारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लक्षद्वीप द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। अब इनके बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें तो इसमें कम ग्रुप ऑफ आइलैंड लगभग 36 के समथिंग है। और सबसे बड़ा अगर बात करें यहाँ पे लार्जेस्ट ग्रुप, लार्जेस्ट है एंड्रॉट, सबका लोकेशन देखेंगे, ठीक है। और अंडमान निकोबार की बात करें तो रफली 572 आइलैंड से बना हुआ। लक्षद्वीप हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूटी भी है, पता होना चाहिए आपको, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों ने जो 2011 सेंसस की वीडियो करी तो उसमें देखा था। लक्षद्वीप की क्या सबसे हाईएस्ट है बताओ सबसे ज़्यादा इसका हाईएस्ट क्या है, क्या सबसे मतलब हाईएस्ट देखने को मिलेगा, जो केरल का सबसे हाईएस्ट है, मतलब पूरे स्टेट में केरल का सबसे ज़्यादा है, तो वो है लिटरेसी रेट 92.85% है, जो हाईएस्ट है किसी यूटी का, और सबसे स्मॉलेस्ट यूटी भी है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी लक्षद्वीप पे ही रहती है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पीएम मोदी भी गए थे, है ना, पीएम सूर्योदय योजना का अनावरण किया था, जहाँ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर रूफटॉप से 300 यूनिट बिजली फ्री मिला करेगी, है ना, ये स्कीम लॉन्च की थी। और लक्षद्वीप में ही, चलो हम अभी आगे जब पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड तो वहाँ पढ़ेंगे नेवल बेस, एयर बेस के बारे में। तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पे 572 है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, देन हम आगे बात करते हैं। तो ये जो 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये माना जाता है कि अराकान योमा जो पहाड़ियाँ हैं, अराकान योमा उनका एक्सटेंशन। ये अराकान योमा क्या है भाई, ये अराकान योमा जैसे कि तुम यहाँ पे देखो, हमारे हिमालय थे, हिमालय थे ऐसे ऐसे करके, तो म्यांमार में ये आते हैं, इनको अराकान योमा के नाम से जानते हैं। और ये माना जाता है कि यहाँ पे तो गायब हो गए, दिख नहीं रहे, उन्हीं का उठा हुआ पार्ट है, उन्हीं का उठा हुआ पार्ट है, उन्हीं का एक्सटेंडेड पार्ट है अराकान योमा का ही अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये जो दिख रहे हैं ये है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये जो लक्षद्वीप हैं इनमें से ज्यादातर कोरल आइलैंड है, यहाँ पे तो कोई माउंटेन रेंज नहीं है ना, ये तो अराकान योमा का एक्सटेंशन होगा। ये मोस्टली कोरल से बने हुए हैं, और कोरल के बारे में तुम्हें पढ़ाया होगा पक्का। कोरल डिपॉजिट किनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, नहीं वो तो मैं लास्ट में बता दूंगा, बता देना जिन लोगों को अगर ना पता हो तो कोरल के लिए क्या मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए इनके सर्वाइवल के लिए, क्या होते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी इसको फ्लो को नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है। तो अराकान योमा का एक्सटेंशन है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप का तो ये मोस्टली कोरल से बने हुए हैं, यानी कि इनको प्रवाल भित्ति बोलते हैं, कोरल रीफ्स प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट आइलैंड, बिकॉज लक्षद्वीप एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड कितने छोटे 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 आइलैंड है, इनमें से एक है एंड्रॉट जो सबसे बड़ा है, ठीक। और इसमें अंडमान निकोबार में बात करें लार्जेस्ट ये है ग्रेट निकोबार। अब जो है तुम्हें सीधे लैंड करवाते हैं कहाँ पे, सीधे अब अंडमान निकोबार चलो तुम, ठीक है, बहुत तेजी के साथ सभी लोग चलेंगे अंडमान निकोबार। ये हम लोग अंडमान निकोबार में पहुंच गए। अब अंडमान निकोबार में पहुंच तो गए, तो ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड ही है, जिसको हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बाद में आएंगे, पहले हम खुद से देखेंगे। तो अंडमान और निकोबार बोलते हैं ना, तो ऊपर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनको अंडमान बोलते हैं, ठीक है। ऊपर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जैसे कि ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये है हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड। ऊपर वाले जो आपको दिख रहे हैं ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और नीचे वाले जो आपको दिख रहे हैं ये निकोबार हैं। तो ये तो सर 5 ही हुए, आप तो 572 बताए थे, मोए 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 कुछ नहीं, ये 5 बड़े जो हैं, जो बड़े आइलैंड है जिनके बारे में पढ़ना है, जिनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है, वो बस हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो छोटे छोटे जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये इनके बारे में, सेंटिनल आइलैंड, ये सब इनके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नॉर्थ जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये भी आप बोल सकते हो छोटे छोटे आइलैंड्स और बड़े बड़े आइलैंड से मिलकर बना हुआ, ये मिडिल अंडमान है, ठीक है, ये साउथ अंडमान है, ठीक है, इस तरह से क्लियर। यहाँ पे आपको दिखा होगा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये आपका साउथ अंडमान है, देन इसके बाद ये लिटिल अंडमान है, देन यहाँ कार निकोबार है, और ये ग्रेट निकोबार है, क्लियर। तो वही बार हम यहाँ पे पढ़ना है हमें, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो मैंने लिखा इतना तो आपको समझ आ ही होगा कि ऊपर वाले अंडमान है और नीचे वाले निकोबार है। अब इनके बारे में पढ़ना क्या है, तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि ये नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, ठीक है। या तो ऐसा करें किसी के अंदर लिख दूँ, ज़्यादा सही रहेगा, सो दैट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ सकती है ना। तो ये हमारा नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं लिटिल अंडमान, क्योंकि छोटा है ना तो अंदर आएगा नहीं लिटिल अंडमान, और ये हो जाएगा हमारा कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार, महान निकोबार है ये, ठीक। अब इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़नी है हमें। देखो पहली चीज़ तो ये है नॉर्थ अंडमान में यहाँ